साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अभी 5 देशों की यात्रा करके आए थे और जो सबसे अंतिम देश था इटली, वो बड़ा ही चर्चा में रहा क्योंकि इस तरह की कुछ तस्वीरें दिन भर वायरल रहीं, कुछ वीडियोस वायरल रहे, कुछ मीम्स वायरल रहे और लोगों का ये ध्यान गया ही नहीं कि भारत ने इटली के साथ क्या डील्स करी। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि भारत और इटली के बीच वो कौन सी महत्वपूर्ण डील्स हुई हैं जिसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। इसलिए मैंने थंबनेल पर लिखवाया है, और भी बहुत कुछ हुआ था। तो इससे पहले कि मैं उस पर जाऊं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोग एक किताब जो आप लोगों के बीच लेकर के आए थे, जिसमें पिछले साल के सारे करंट अफेयर थे, वन लाइनर्स थे, जिनको पढ़ के लोगों को हर तरह के एग्ज़ाम में मदद मिल रही है, यूपी पीसीएस में मदद मिल रही है। तो आप लोग चाहें तो उसको परचेज़ कर सकते हैं, लिंक मैंने दिया है। और अगर कई लोग मेरे से ये कह रहे थे सर आपसे कुछ पूछना भी है, एक नॉर्मल बातचीत करनी है, तो मैंने इसके लिए एक एक्सक्लूसिव कुछ करा है। जिन लोगों के पास भी किताब पहुंचेगी वो अपनी किताब के साथ एक फ़ोटो खींच करके हमें मेल कर दें और उस मेल पर अपना नंबर भी भेज देना। हम आपसे 1 to 1 बात करेंगे और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इससे पहले कि मैं इटली की बात करूं, आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि पहले नॉर्वे गए थे, स्वीडन गए थे, उसका क्या रहा, क्योंकि उससे पहले नेदरलैंड्स गए थे, उस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बना दिया था जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। उससे पहले यूएई गए थे, आपने वो भी बहुत पसंद किया और उम्मीद है आप ये भी बहुत पसंद करेंगे। तो इटली पे आने से पहले थोड़ा सा नॉर्वे स्वीडन की बात कर लेते हैं। तो स्वीडन में क्या हुआ, देखो स्वीडन में कुछ आउटकम्स निकल के आए। पहले मैं आपको एक जनरलाइजेशन बता देता हूं कि मोदी जी का इस पूरी यात्रा में उद्देश्य क्या था। भारत इस समय सबसे ज्यादा संकट किसका झेल रहा है? तेल का और गैस का। तो यूएई में जाकर के उसकी बात करें। दूसरा, भारत को आने वाले समय में क्या संकट झेलने पड़ सकते हैं, वो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कुछ हो सकता है, या ये हो सकता है कि कल को कोई दूसरा देश भी हमको धमकाए कि हम तुम्हें सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं देंगे, जाओ क्या कर लोगे, तो हम फंस जाएंगे। तो हम अपने सेमीकंडक्टर चिप्स बना ही रहे हैं। वो कैसे बनाई जाती है ये टेक्नोलॉजी नेदरलैंड जानता है, तो वो सीख करके हम आए, या कहें कि उनके इंजीनियर्स को हम भारत में बुला करके लाए हैं, वो हमें सिखाएंगे और मशीन्स भी हमको देंगे जिससे सेमीकंडक्टर चिप्स बनती है। इससे क्या होगा कि भारत को चिप्स बाहर से नहीं खरीदनी पड़ेंगी और भारत को अपनी जो विदेशी पूंजी है, जो डॉलर वगैरह जो भी है, वो बाहर नहीं भेजना पड़ेगा, बल्कि भारत खुद बना लेगा। ये आने वाले समय में भारत को करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से ईरान ने हॉर्मुज़ ब्लॉक करके पूरी दुनिया को नचा दिया है, उस तरह से कल को चाइना कर सकता है कि हम नहीं बेच रहे, क्या कर लोगे। तो हमें अब ये ब्लैकमेलिंग में फंसना नहीं है। उसके बाद प्रधानमंत्री स्वीडन गए, नॉर्वे गए। स्वीडन इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में बड़ा महारथी है, उसमें बड़ा नए नए इनोवेशन कर रहा है, ग्रीन टेक्नोलॉजी में इनोवेशन कर रहा है। स्वीडन साथ ही ये भी देख रहा है कि आने वाले समय में किस तरह से हम ई व्हीकल्स को पूरी तरह से स्थापित कर दें, बैटरीज में इनोवेशन कर रहा है, और जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित स्टेप्स हैं उनको अच्छे से कैसे हम इफेक्टिवली उठा सकते हैं, इस पर काम कर रहा है। तो हमने वो सारी डील्स उनसे करी। सेम विद दी नॉर्वे हमने काम किया, और इटली के साथ जो डील करी वो मैं भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा है। तो प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर चिप्स के बाद बातचीत करी कि यार ये ई व्हीकल्स हम कैसे बनाएं, कोशिश ऐसी करो कि पेट्रोल डीजल मंगाना ही ना पड़े, काम चलता रहे। उसके बाद बात करी कि यार सब कुछ हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंज से भी हमें बचना है, ऐसा हम क्या करें कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो जाए और धुआं भी कम निकले। तो वो सारी बात वहाँ हो रही थी, क्योंकि अब अगले 4-5 साल में भारत यही करेगा। हम दुनियादारी से सीख चुके हैं कि दुनिया के ग्लोबल चैलेंज में फंस के आप ब्लैकमेल होते हो, बाद में आप इतने हो 140 करोड़ 50 करोड़ हम लोग हैं, हम खुद बना सकते हैं और खुद ही कंज्यूम कर सकते हैं। हमें ऐसा नहीं कि कोई मार्केट ढूंढना पड़ेगा बाहर, या बनाने वाला कोई ढूंढना पड़ेगा। मार्केट हम अपने आप में ही हैं इतना बड़ा, तो उसका हमें फ़ायदा उठाना है, क्योंकि इस जो ये 4-5 साल है पूरा ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, इसमें अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कल 4 से 4.5 घंटे की मीटिंग करी अपने मंत्रिमंडल के साथ, जैसे ही 5 देशों की यात्रा से वापस आए। ठीक, तो स्वीडन से हमने कुछ बातें करी हैं जिसका आउटकम निकल के आया है, एलिवेशन ऑफ इंडिया स्वीडन बायलैटरल रिलेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्वीडन से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, नेदरलैंड से करी है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इटली से स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है, यूएई से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब होता है कि एक लंबी अवधि की पार्टनरशिप, यानी कि हम आपसे संबंध बनाने आए लंबे समय तक के लिए, कि अगले 10 साल तक 20 साल तक हम ट्रेड में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, कल्चर में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ये तो नॉर्मल होती है पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक में क्या होता है, हम डिफेंस में भी सहयोग करेंगे,
हम टेक्नोलॉजी में भी सहयोग करेंगे, हम स्पेस में भी सहयोग करेंगे, यानी हमारे सहयोग का दायरा बढ़ जाता है, अवधि बढ़ जाती है। अब चाहे तुम्हारे यहाँ सरकार चेंज हो जाए या हमारे यहाँ सरकार चेंज हो जाए, चलेगा यही सब। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। किसी स्ट्रेटेजी के तहत आप चल रहे हो, ठीक है, जिसके कारण ग्लोबल ऑर्डर पर भी फर्क पड़ सकता है, ऐसे पार्टनरशिप को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा जाता है। इसमें 4 बड़े पिलर्स हैं, जैसे स्ट्रेटेजिक डायलॉग फॉर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, जो मैंने बताया कि स्टेबिलिटी चाहिए। अब ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया और हम जो है डिस्टेबल हो गए। नेक्स्ट जनरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप, अगली जनरेशन के लिए बात चल रही है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ट्रस्टेड कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी पे बात चल रही है। और पीपल, प्लेनेट और रेजिलियंस यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्लेनेट, क्लाइमेट चेंज, पीपल, लोगों की भलाई इसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो इंडिया स्वीडन ने एक जॉइंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर पर बातचीत करी है, कैसे स्टेबल करेंगे, एआई पे काम करेंगे, 6G पे काम करेंगे। स्वीडन की एक कंपनी है एरिक्सन, जो 5G पर काम कर रही थी और 6G पर भी काम कर रही है, हम उससे बात करके आए हैं। क्वांटम कंप्यूटर पे बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल माइनिंग पे बात कर रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हमें चाहिए, स्पेस और लाइफ साइंसेस पर बात कर रहे हैं। आने वाला भविष्य इन्हीं सब चीज़ों का है। मोदी जी ने ये सब कोलैबोरेशंस छोटे छोटे देशों से क्यों किया है? स्वीडन से, नॉर्वे से, नेदरलैंड से। एक तो ये अपने आप में ताकतवर देश है, दूसरा हमें किसी ऐसे बड़े देश पर निर्भर नहीं होना जो ग्लोबल ऑर्डर को हिलाने का दम रखता हो, जैसे USA या चाइना। ये गड़बड़ कर देते हैं देश। छोटे छोटे देशों से अपने करो, उन्हें बड़ा मार्केट मिल जाएगा, आपको छोटे देशों का सहयोग मिलेगा जो आपको टेक्निकल चीज़ें सिखा के चले जाएंगे, फिर आप आत्मनिर्भर हो जाओगे। देखो, रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी, ई व्हीकल, एनर्जी स्टोरेज, ई व्हीकल का जो बैटरी होती है, मान लो वो चलती है कुछ 100 किलोमीटर चलती है, हम चाहते हैं ऐसी लेके आए जो 1000 किलोमीटर चले। एनर्जी ट्रांसमिशन, बिजली कैसे ट्रांसमिट करेंगे, स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी, ग्रिडिंग को बहुत अच्छा कैसे कर सकते हैं, वाटर सिस्टम हमारा अच्छा कैसे हो सकता है, इस पर हम बात करके आए हैं, ठीक है। साथ ही एआई पार्टनर बता दिया, ये सब तो मैंने बता ही दिया आपको। बिजनेस इंडस्ट्री, मेक इन इंडिया कैसे हमारा आगे बढ़ेगा, ठीक है। फास्ट ट्रैक ट्रेड मैकेनिज्म, ठीक है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कि तुम्हारा है, हमारा है हमारा, हम एक दूसरे के प्रॉपर्टी राइट्स का हनन नहीं करेंगे, कॉपीराइट एक तरीके से। उसके अलावा इन्होंने बात करी है वही मोर जॉब्स अपॉर्चुनिटी, इनोवेशन आएगा, इंडिया स्टूडेंट, कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट। मोदी जी की खास बात आप देखोगे, देशों में जाकर के कल्चरल एंगेजमेंट को भी बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले योग दिवस पूरी दुनिया में मनवाया, अब धीरे धीरे अलग अलग देशों में जाके हमारे आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं, हमारे कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। अब एक चीज़ और बताऊंगा इसमें आने वाले, इंडिया के सॉफ्ट पावर, वही कल्चर, पीपल टू पीपल टाइज बढ़ा रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं, मेरी इटली का सामान है, इस पे बाद में आएंगे, नॉर्वे पे। प्रधानमंत्री फिर नॉर्वे की यात्रा पे गए थे, वहाँ क्लाइमेट पर बात करिए, क्लाइमेट एक्शन कैसे हमें करना है, ग्रीन इंडस्ट्रीज कैसे लगानी है, धुआं कम निकले, ठीक है। सर्कुलर इकोनॉमी ऐसी जो घूमती रहे वहीं की वहीं, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन, क्लाइमेट पर यहाँ ज़्यादा जोर दिया गया है जब नॉर्वे गए हैं, ठीक है। फ्री, ओपन, पीसफुल एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन को हमें प्रॉस्परस बनाना है, मैरीटाइम सिक्योरिटी को फैसिलिटेट करना है। मैरीटाइम सिक्योरिटी पर भी इस बार सब देशों से बात हुई है, UAE से हुई है, नेदरलैंड से हुई है, स्वीडन से हुई है, नॉर्वे से हुई है, इटली से हुई है। क्योंकि आज तेल का रास्ता बाधित जो किया गया है ईरान के द्वारा, वो क्या है, मैरीटाइम सिक्योरिटी तो है। हम ये चाहते हैं कि जिन भी देशों से व्यापार करें वहाँ हमारा माल पहुँचे और आए, बीच में कोई अवरोध नहीं चाहिए। दोनों देशों की जिम्मेदारी है ये नहीं कि कल को वो देश बदमाशी देने लग जाए। तो इसको हमने बड़ा इंश्योर किया है सभी देशों के साथ, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया एट नॉर्थ शिप, ये तो ब्लू इकोनॉमी और मेरीटाइम डोमेन, वही वाली बात है। शिप बिल्डिंग, ब्लू इकोनॉमी, पानी से संबंधित शिप वगैरह, ये सारा कुछ। शिप बिल्डिंग, ग्रीन शिपिंग एंड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट्स बने, शिप बिल्डिंग है, और सबसे बड़ी बात ग्रीन शिपिंग। इन सब में हमने इंश्योरेंस कंपनी से भी बात करी है। अभी जैसे हम मान लो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई टैंकर मंगा रहे हैं, शिप मंगा रहे हैं, तो शिप का इंश्योरेंस भी होता है। कल को उसमें कुछ हादसा हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है। इस समय इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस कर रही है बड़ा महंगा कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है हादसा होने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम ये भी चाह रहे हैं कि कल को हम किसी भी देश के साथ ट्रेड करें तो हमारा इंश्योरेंस भी एक लिमिट तक फिक्स रहे, कुछ उसमें वो ना हो, उछाल और गिराव ना हो, जिससे हमारे प्राइसेस स्टेबल रहें। तो इसीलिए हम शिप का एंगल हर किसी के साथ लेकर के आ रहे हैं।
एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस, स्पेस का कोलेबोरेशन किया है। एजेंसी लेवल एंड ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन स्पेस सेक्टर, वही स्पेस के साथ बात की है। नॉर्वे की तरफ से आप चले जाते हो ऊपर आर्कटिक सर्कल वाले एरिया में, और वहां से स्पेस ऑब्जर्वेशन ज़्यादा सुलभ हो जाता है। तो कल को हमारे साइंटिस्ट नॉर्वे में जाकर के किसी तरह का कोई स्पेस में एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एक मिनट रुकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये है आपका नॉर्वे, ये स्वीडन है। इसको अगर मैं जूम आउट करता हूँ तो नॉर्वे में रह करके आप ये पूरे आर्कटिक सर्कल में आ गए। यहाँ से स्पेस को ऑब्जर्व करना बहुत आसान है। भारत अगर चाहे स्पेस ऑब्जर्वेशन को बेहतर किया जाए तो हमें नॉर्वे से मदद मिल सकती है, ये डील करके हम आए हैं। ठीक है, इसके अलावा डिजिटल पब्लिक गुड्स ओपन डिजिटल इकोसिस्टम की बात करके आए। इंडिया का डिजिटल मिशन है, उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इन सब पर हमने बात करी है। अच्छी अच्छी बातें हैं, इस पर ज़्यादा लंबा टाइम में खींचूंगा नहीं आपका। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कॉर्पोरेशन की बात करी है। मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स टू शेयर नॉलेज एंड अंडरटेक जॉइंट प्रोजेक्ट, मेडिकल पर बात हुई है। टनल के पर बात हुई है। रोड्स और हाईवे की टेक्नोलॉजी हम लेकर के आ रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं ये। क्लीन एनर्जी क्लाइमेट एक्शन पर बात हुई है। हेल्थ केयर पर, ब्लू इकोनॉमी पर बात हुई है। साइंटिस्ट रिसर्च और एक्सपर्टीज, रिसर्च करना चाहें नॉर्वे में जाकर के कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई है। बायो बेस्ड मटेरियल ओशन एनर्जी की बात हुई है। सर्कुलर इकोनॉमी सॉल्यूशंस की बात हुई है। सर्कुलर इकोनॉमी आप जो कह सकते हैं कि जब आप भारत में कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई चीज़ आपने यूज़ करी, उस यूज़ करने से लेकर के उसको वेस्ट तक पहुंचाना, फिर उसको दोबारा से रिसाइकिल करने में जितने भी लोग शामिल हैं, सर्विस देने में, बनाने में, वो सब एक ही जगह के रहें तो ज़्यादा अच्छा है। चेन इकोनॉमी क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ बना फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। इसमें ग्लोबल ऑर्डर से हमें जुड़ना पड़ता, फंस जाते फिर हम। सर्कुलर में वहीं की वहीं आप घूमते रहते हैं। ऑफशोर विंड एंड वेव एनर्जी, विंड एनर्जी को हम प्रमोट कर रहे हैं। सस्टेनेबल ओशन एनर्जी सिस्टम, डीप वाटर रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस, इस पर हमने बात करी है। साथ ही स्टूडेंट रिसर्च, वही वाली बात जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। देखो हुआ क्या है, हम लोगों के साथ दिक्कत क्या है एक बहुत बड़ी, ये इटली पे आ गए हम। नॉर्वे की आप समझ गए, ज़्यादातर क्लाइमेट एक्शन से संबंधित है, क्लीन एनर्जी से संबंधित है, ओशियन एनर्जी से संबंधित है, ओशियन से संबंधित मैरीटाइम सिक्योरिटी से संबंधित है, और ग्लोबल जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है उससे संबंधित है। अच्छी अच्छी बातें हैं, कोई ज़्यादा खास इसमें वो है नहीं। अब एक बात सुनिए ध्यान से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास, एक ऐसा विकास जिसमें आप संसाधनों का इस तरह से प्रयोग करें कि आपके काम तो आ ही जाएं, आने वाले समय में फ्यूचर जनरेशन के लिए भी काम आ जाए। दूसरा, उस संसाधन को प्रयोग करने में आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका क्लाइमेट पर मिनिमम प्रभाव पड़े। अब एक चीज़ पर गौर करना, हमारे भारत से बेहतर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोई दुनिया को बता सकता है? नहीं बता सकता। मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, हमारे घरों में हमारी जो मम्मियाँ होती हैं वो कहीं की भी हों, गांव की हों, शहर की हों या महानगर की, कहीं की भी हों, आदत क्या है, बाज़ार से अगर 1 किलो आलू खरीद के लाए और एक पॉलीथिन में उसने बांध के दी है आलू, तो मम्मियाँ क्या करती है, पॉलीथिन को खोलती हैं। चाहे खोलने में 2 मिनट लग जाए, वो खोलेंगी, आलू निकालेंगी, पन्नी को झाड़ेंगी और तय करके एक जगह रख देंगी। सेब लेकर के आई तब भी यही होगा। बड़ी पॉलीथिन आई कोई, उसको भी फोल्ड करके ऐसे रख दिया जाएगा, और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप कहोगे अरे मम्मी पॉलीथिन दो छोटी सी, मुझे जाना है ज़रा, तो वो कहीं ना कहीं से निकाल के लाएंगे और आपको जो साइज़ चाहिए वो साइज़ की पॉलीथिन दे देंगे। तो उन्होंने पॉलीथिन को रीयूज़ किया। आप और हम क्या होंगे, अरे उंगली डाली, फाड़ दिया, सारा सामान बाहर निकाल लिया, फेंक दी पन्नी। ये हमारा एटीट्यूड है। तो हमारा एटीट्यूड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर लेके नहीं जाता, उनका जाता है। आप गाँव में जाइए, गाँव में सुबह खाना बना, खाना ज़्यादा बन गया, बच गया, तो शाम को उन्हीं रोटियों का दोबारा से इस्तेमाल कर लिया जाता है। कुछ लोग उसमें उन रोटियों का छौंका लगा के उन्हें दोबारा खा लेते हैं, कुछ लोग उन्हीं रोटियों को पराठे की तरह सेक के दोबारा खा लेते हैं। मतलब बिगड़ता नहीं है। गांव में आप कोई भी चीज़ देख लो, गाय के गोबर से लेकर के पुराने कपड़ों तक हर चीज़ को रीयूज़ किया जाता है। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमारे ही घरों में ये आदत है, भारत के घरों में, कि अगर हम किसी कमरे से बाहर जा रहे हैं तो कोई बड़ा बुजुर्ग अगर घर में है तो कह देता है कमरे की लाइट बंद कर दो, क्यों जला रखी है। बाहर नहीं कहता कोई ऐसा। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और हमारे ही यहाँ आदत है कि बुजुर्ग आज भी थोड़ी दूरी तक जा रहे हैं तो पैदल जाना प्रेफर करते हैं। हमारी जनरेशन सोचती है कि गाड़ी लेके चले जाओ। वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमारे कल्चर को अगर कोई स्टडी करेगा, हमारी सांस्कृतिक विरासत को कोई स्टडी करेगा, तो जान पाएगा कि क्लाइमेट को बचाने में हमसे ज़्यादा आगे तो कोई था ही नहीं।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमसे ज़्यादा तो आगे कोई था ही नहीं। तो आज ठीक है ये लोग आगे निकल गए हैं, ये यूरोप वाले, लेकिन जब इनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था 19th सेंचुरी में, तब इनके यहाँ इतना धुआं निकलता था, इतना क्लाइमेट इनका ख़राब रहता था कि पंछी भी दिखाई नहीं देते थे। कई थ्योरीज आज भी अवेलेबल हैं, आप इंटरनेट पे चेक कर लेना। मैक्सिको में 50-60 साल पहले इतना धुआं था कि उनके वातावरण में कोई पंछी अगर निकल रहा है तो उसकी डेथ हो जाती थी, वहीं गिर जाता था, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता था। आज ये सब जो उछल रहा है ना, यूरोपियंस, मैक्सिको, अमेरिकन्स के साथ, हम देखो कितना क्लीन वातावरण में रहते हैं। तो आज के 100 साल पहले का इतिहास देख लो, इनसे ज़्यादा गंदा वातावरण किसी का नहीं था। और आज भी ये जो इंडस्ट्री चला रहा है उससे खूब कार्बन निकल रहा है। हमारे यहाँ आज भी जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, लघु उद्योग हैं, वहाँ आप देख लो कार्बन बिल्कुल नहीं निकलता। हमारे लघु उद्योग क्या है, घर घर में जूते बनते हैं, जैसे आगरा में मैं जानता हूँ घर घर में जूते बनते हैं, हाथ से बनते हैं। फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनती हैं, बनारस में साड़ियाँ सिली जाती हैं। नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का कार्य हो रहा होता है, बैम्बू से कुछ बना रहे होते हैं, कहीं भी कोई धुआं नहीं निकलता। और इन लोगों की इंडस्ट्रीज़ में भी ये चीज़ बन रही होती है, लेकिन खूब कार्बन एमिशन हो रहा होता है। ये अंतर है। भारत को अगर आपको एक आर्थिक समग्र देश बनाना है तो आपको यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं लगानी है, छोटे छोटे लघु उद्योग खोलने हैं, जिन्हें कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है। ये गांधी जी कह के गए थे। हमारे डीपीएसपी में भी है, संविधान में शायद आर्टिकल 46 है, आर्टिकल 48 है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो इसी उद्देश्य से मोदी जी यात्रा पर गए थे इटली में। ये सारी चीज़ें हमने डील करी हैं। आप सोचो इंडस्ट्री लगा दोगे, इंडस्ट्री लगने में टाइम लगता है, इंडस्ट्री को फंक्शन होने में टाइम लगता है, और फिर क्लाइमेट का प्रॉब्लम रहता है। इससे अच्छा छोटे छोटे उद्योग खोल दो, जिससे घर घर में उद्योग खुल जाए और हर कोई अपने आप बिजनेस करने लगे और दूसरों को नौकरी देने लगे। ऐसा हमें बनना है, तब हमारा देश विकास करेगा। तो इसलिए अब आता हूं मैं इटली पे। ठीक है, इटली, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि साहब इटली का सीन क्या है। आपने इन गाड़ियों के नाम सुने होंगे, फिएट, लैम्बोर्गिनी, फरारी, बुगाती, ठीक है, और भी हैं इसमें नाम, चलो इतना ही। ये सब नाम आपने सुने हैं, ये सब इटली की है। फैशन ब्रांड्स आपने कई सुने होंगे, अरमानी सुना होगा, प्राडा सुना होगा, ठीक है, फेंडी सुना होगा, ये गुची सुना होगा, और आपने ये बड़े फेमस है डीजल सुना होगा। ये जो आपको डेली देखने को मिलते हैं सब इटली के हैं। और देखिए अलग अलग लोगो भी देख लो, अगर आपको नाम से याद ना आ रहा हो, ये सब लोगो जो दिख रहे हैं आपको, लैम्बोर्गिनी, फरारी, है ना, और ये सब के सब ब्रांड्स इटली के हैं। ये आपने देखा होगा। और आपने और कौन सा लोगो, हाँ ये लोगो देखा होगा आपने जूतों पे अक्सर करके। और आपने क्या देखा होगा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अक्सर करके देखते हैं, हो सकता है किसी ने सब भी देखी हो, कोई कह गया हमने तो सब देखा है। ठीक है भाई, आपने देखा है। तो ये सारे ब्रांड्स आपके इटली के हैं। इटली ऐसा देश है जो बड़ी से बड़ी चीज़ भी बनाता है, कार बना रहा है, स्पोर्ट्स कार, और छोटी से छोटी चीज़ बनाने में भी महारत हासिल रखता है। जैसे कोई पैकिंग की मशीन है छोटी सी, वो इटली बनाता है। कहीं पर कोई दवाई बनाने की मशीन है, वो इटली बनाता है। कहीं पर कोई छोटे छोटे यूटेंसिल्स बनाने की मशीन है, वो इटली बनाता है। हमने यही डीलें करी हैं कि भाई ये छोटी छोटी मशीनें ही दे दो। आज जो व्यक्ति किसी और के यहाँ पर 12 घंटे काम करता है और उसे 8,000 रुपये महीने मिलते हैं, इससे अच्छा उसे मशीन दे देंगे सब्सिडाइज्ड। और अगर अपने यहाँ पर छोटे छोटे वो दोने बनाता रहेगा, या कोई यूटेंसिल्स बनाता रहेगा, या किसी तरह का कोई डिब्बे बनाता रहेगा, तो हो सकता है ज़्यादा पैसे कमा ले, हो सकता है अपने यहाँ किसी को नौकरी पर रख भी ले। ये डील्स हम करके आए हैं। और क्यों गए थे मोदी जी इटली, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने गौर किया होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था जब इटली जा रहे थे उससे पहले, कि भारत 2023 में G20 की मीटिंग होस्ट कर रहा था, और उस G20 की मीटिंग में एक निष्कर्ष निकल के आया था कि हम एक आईमेक कॉरिडोर बनाएंगे, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। आईमेक का मतलब भारत से स्टार्ट होगा एक शिप, जो शिप जाएगा यूएई, यूएई से सड़क के रास्ते सऊदी, सऊदी सड़क के रास्ते इजराइल, इजराइल के बाद फिर शिप के माध्यम से ग्रीस पहुंचेगा माल। ये कॉरिडोर है जहां से ट्रेड होगा
व्यापार होगा। अब हुआ ये कि जैसे ही हमने ये अनाउंस किया उसके अगले ही महीने यहाँ इजराइल और हमास में लड़ाई स्टार्ट हो गई। वो लड़ाई इस कदर आगे बढ़ती चली गई कि उसके बाद ये पहुंच गई फिर ये ईरान के साथ, ईरान इजराइल और यूएस में हो गई। तो ये पूरा जो रास्ता आप देख रहे हैं ये पूरा ही रास्ता बाधित हो गया। यहाँ नया ट्रेड रूट बनाना तो छोड़ो, जो पुराने टैंकर आ रहे थे वो नहीं आ पा रहे, तो करे क्या, फंस गया मामला। इसके लिए अब जरूरी है कि रूट दूसरा बनाया जाए। दूसरे रूट की भी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पहले ही बता दे रहा हूं आने वाले समय में ऐसी कोई घोषणा हो सकती है कि इस रूट को ऐसे बनाने के बजाय भारत से इथोपिया, सोमालिया, जो भी देश राजी हो जाए, उसके बाद इजिप्ट, इजिप्ट से होते हुए इटली ले जाओ। हमें ग्रीस लेके जाना ही नहीं है, क्योंकि ग्रीस और टर्की में भी लड़ाई होती रहती है। ग्रीस के कई छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तुम किस आइलैंड पे लेके जाओगे? पता चला वहाँ टर्की की सेना आगे खड़ी हो गई कि साहब हम नहीं होने देंगे ट्रेड। फिर वही आफत आ जाएगी जो आज ईरान और यूएसए में आ रखी है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हम नहीं निकलने देंगे। तो हमें अब किसी तरह का कोई लोचा नहीं चाहिए, हमें ट्रेड रूट स्थापित करना है, क्योंकि हमें यूरोप के अलग अलग देशों से बल्क में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का। इसलिए भी इटली ज़रूरी था। और ये बात हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि इंडिया इटली एग्री टू फर्दर डेवलप इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर फॉर डीपनिंग इकोनॉमिक रिलेशंस। और ये बात मैं पहले ही बता चुका था कि इस आईमेक कॉरिडोर को अच्छे से डेवलप करेंगे। अब आईमेक जरूरी थोड़ी है उसी रास्ते से जाए, दूसरे रास्ते भी जा सकता है, इस पर अभी बात नहीं हुई है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि इथोपिया सोमालिया के रास्ते इजिप्ट होते हुए निकलने की संभावना है, क्योंकि मोदी जी इटली तो अभी गए हैं, लेकिन अभी 6 महीने पहले मोदी जी गए थे इथोपिया 17 दिसंबर 2025 को। और इथोपिया कहाँ है देख लीजिए, ये देखिए भारत, ये रहा इथोपिया, हालांकि ये सोमालिया है। इथोपिया, इजिप्ट, इजिप्ट के रास्ते हैं बगल में सुएज कैनाल होते हुए इटली। आप कहोगे सोमालिया आ रहा है यहाँ तो, पर सोमालिया से बात नहीं करी भारत ने। लगातार बात हो रही है, सोमालिया की बातें ये रही। इंडिया सोमालिया रिलेशंस देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी मैं मोटे मोटी फ्रीक्वेंसी दिखा रहा हूँ। मोदी जी नहीं गए हैं सोमालिया, जयशंकर साहब के लेवल पे बात चल रही है। 2024 में बात हुई है, मीटिंग्स हुई हैं, 2025 में मीटिंग हुई है अक्टूबर में, ठीक है, और अक्टूबर 2024 में भी हुई थी, ठीक है, सितंबर 2024 में भी हुई थी, और सितंबर 2025 में भी हुई थी, अगस्त 2023 में भी हुई थी। यानी लगातार 3 साल से मीटिंग चल रही है सोमालिया से। क्यों? इसलिए क्योंकि सोमालिया यहाँ पड़ता है और इस रास्ते में सबसे ज़्यादा खतरा है सोमालिया के पायरेट्स का या डाकुओं का, जो समुद्री लुटेरे हैं। पूरे सोमालिया की इकोनॉमी ही समुद्री लूट से चलती है। आप कोई भी जहाज़ यहाँ से लेकर के जाओ, किसी भी देश का हो, भारत के साथ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अन्य देशों के जहाज़ों को सोमालिया के समुद्री लुटेरे लूट लेते हैं। उससे जो भी माल जब्त होता है, पैसा जब्त होता है, या ब्लैकमेलिंग करके जो पैसा प्राप्त करते हैं, उससे अपनी इकोनॉमी चलाते हैं। हमने डील्स क्या करी हैं कि भाई हम तुम्हारे इन्वेस्टमेंट करेंगे, नौकरी देंगे, टेक्नोलॉजी सिखाएंगे, तुम ये इंश्योर करो कि हमारे जहाज़ को कुछ नहीं होगा, या जो जहाज़ हमने भेजा है, हमारे यहाँ आ रहा है, उसको तुम छुओगे भी नहीं। इस पर बातचीत बन चुकी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस कोने में। एक चीज़ और देखो, मैं आपको बात बात पे क्यों कहता हूं कि भारत और इजराइल मिलकर के काम कर रहे हैं इस पूरे क्षेत्र में जो सफाई हो रही है, क्योंकि भारत ने पकड़ा है ये वाला क्षेत्र। देखो, भारत ने पकड़ा है ये वाला क्षेत्र कि चलो यहाँ पर हम बातचीत करते हैं और यहाँ इटली में बातचीत करते हैं। 2 कोने पकड़े हैं भारत ने। इजराइल ने पकड़ा ये वाला क्षेत्र कि यहाँ की सफाई हम करते हैं। अच्छा, इजराइल और भारत मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि जब भारत लगातार सोमालिया से एंगेजमेंट बढ़ा रहा है, इथोपिया से एंगेजमेंट बढ़ा रहा है, उसी बीच पिछले साल इजराइल ने एक मैप जारी किया था और इजराइल ने कहा था हम एक नए देश की मान्यता देते हैं और उस देश का नाम है सोमालीलैंड। ये रहा, यानी कि इजराइल घोषणा कर रहा है कि यहां पर एक नया देश बनाएंगे सोमालीलैंड, और भारत लगातार सोमालिया के टच में और इथोपिया जा रहा है। दोनों ही इंटरेस्टेड है इस कोने में, एक जना तो दूसरा देश ही बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि यहां पर
हमास के या फिलिस्तीन के उन लोगों को लाके बसाया जाएगा जो गाजा से विस्थापित हो जाएंगे। यहाँ फिर इजराइल अपनी फौज भेजेगा और इजराइल इसी जगह पर फौज भेज के ये सुनिश्चित करेगा कि इस जगह पर कोई समुद्री लूट ना हो, और भविष्य में हो सकता है, अभी तक तो नहीं पता, भारत भी अपनी फौज भेज दे या नहीं भी लगा दे। तो सोमालीलैंड यहां पर इजराइल बनाना चाह रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इस कोने को सिक्योर करने के लिए। एक तो सोमालिया के डाकुओं से, दूसरा यमन में जो हुती रह गए उनसे। क्यों पीछे पड़ा हुआ है ईरान के? इजराइल ईरान को बर्बाद करने के बाद में ईरान के प्रॉक्सीज के पीछे भी पड़ा हुआ है। जैसे लेबनान में वो है, लेबनान में हिजबुल्ला है, यहाँ पर हुती है, तो हुती के भी पीछे क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ से हुती भी अटैक कर सकता है, तो उसकी सिक्योरिटी को भी हम इंश्योर करेंगे। ये लंबा गेम प्लान चल रहा है साहब। आप ये सोचोगे अगले महीने से होने लग जाएगा, नहीं, अगला 5-6 साल लगेंगे इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट होने में। 5-6 साल बाद एक ऐसा रास्ता निकल के आएगा यहाँ से जिसको छूने वाला कोई नहीं होगा। हर तरह की सिक्योरिटी होगी। भारत इजराइल मिल करके इंश्योर कर रहे होंगे यहाँ पे कोई बदमाशी ना हो। इसलिए मैं क्रोनोलॉजी जोड़ता हुआ दिखा रहा हूँ आपको। पहले ही वीडियो बना के दिखा चुका हूँ कि देखो ये हो क्या रहा है। उसके बाद जब यहाँ का पॉइंट सिक्योर हो जाएगा, इजिप्ट से हमारे रिश्ते अच्छे हैं ही, सीधे हम यहाँ से इटली पहुँचेंगे, इटली से पहुँचेंगे पूरे यूरोप में, यूरोप से फिर नॉर्वे वगैरह भी जा सकते हैं, और यहाँ से रशिया भी जा सकते हैं। तमाम तरह के रास्ते खुल जाएंगे, टर्की का लफड़ा भी ख़त्म हो जाएगा। हम लगे इस चीज़ में। तो इटली में जो बातचीत हुई है वो इस पर ज़्यादा गहरी बातचीत हुई है, इसलिए मैं कह रहा था और भी बहुत कुछ हुआ है। ठीक है जी। उसके अलावा इटली का मैं आपको वो दिखाता हूँ कि इटली में क्या क्या डील्स हुई हैं, है ना। ये नॉर्वे हो गया, ये रहा इटली। देखिए, एलिवेशन ऑफ इंडिया इटली टाइज टू स्पेशल, मैंने कहा था स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। बाकियों से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या स्पेशल तो होगा ही, हमें तो पता ही है। ग्रोइंग कॉपरेशन बढ़ेगा टेक्नोलॉजी, डिफेंस, क्लीन एनर्जी और इनोवेशन में। पीपल टू पीपल टाइज, कल्चर और मोबिलिटी। ठीक है, डिफेंस कॉपरेशन हम बढ़ाने वाले हैं इटली की मदद से। हमारे यहाँ जो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो हम डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहे हैं वो और तेज़ी से बन पाएंगे इटली की मदद से। एडवांस टेक्नोलॉजीज हमारे पास आएंगे, इंडिजिनस कैपेसिटी बिल्डिंग होगी जैसा कि हम जानते हैं। उसके साथ ही हमने MOU साइन किया है क्रिटिकल मिनरल्स पर। हम क्रिटिकल मिनरल किससे नहीं ले रहे? USA से हम कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है, चाइना से अभी ले रहे हैं, बाद में कोशिश करेंगे उससे भी पल्ला झाड़ रहे हैं। ऐसे देश से लो जिससे कभी टेंशन नहीं आनी। इटली और भी देशों से ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके साथ ही इटालियन कॉप्स एंड गार्डिया, क्या है, डी फाइनेंसा एंड द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। हमारी जो ईडी है और वहाँ की जो ईडी है उसका नाम ये अजीब सा। इन दोनों में भी MOU साइन हुआ है। ईडी में क्यों हुआ है? कल को ये ट्रेड रूट जब स्थापित हो जाएगा तो यहाँ से बड़े लेवल पर स्मगलिंग होने के चांसेस हैं, काला धन सफ़ेद होने के चांसेस हैं, उन सब में भी पहले से डील करके रखो। ठीक है, उसके अलावा 2027 को हम दोनों देश अगले साल ईयर ऑफ कल्चरल एंड टूरिज्म मनाएंगे। वहाँ पर जो सभ्यता है रोम में वो भी बहुत पुरानी है और हम तो सबसे पुराने हैं ही, तो इसलिए कल्चरल टाइज को भी बढ़ाया जाएगा। अब यूरोप को पता चलेगा हम हैं क्या। ठीक है, भारत से नर्सेज जाएंगी इटली में ताकि मेडिकल कॉपरेशन बढ़े। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनेगा लोथल में, गुजरात में। विकास भी विरासत भी, ये पॉइंट है। आइए वापस मैप पर देखिए, ये भारत का गुजरात है। मैंने आपको उस दिन एक चीज़ बताई थी एक वीडियो में कि अहमदाबाद के पास ही हम एक पूरा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, एक शहरशाही बना रहे हैं जो बिल्कुल एडवांस शहर है, जैसे जापान का कोई शहर होता है उस तरह से। यहाँ पर बड़े स्तर पर हम इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रहे हैं। पूरा शहर क्लीन एनर्जी से चलेगा। बड़े बड़े सेमीकंडक्टर के यूनिट यहाँ खुलेंगे, AI के यूनिट्स खुलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर खुलेंगी, और यहाँ पर पूरी तरह से जो है डेवलपमेंट होगा और इसको कनेक्ट किया जाएगा देश के बड़े बड़े महानगरों से। ठीक है, और इसका अगर मैं नाम आपको बताऊं तो देखो, साउथ ईस्ट में जगह है,
चलो इसमें मैप में दिखा नहीं रहा, मैं मैप में दिखाना चाह रहा था, ठीक है। उसके साथ ही हम लोथल को डेवलप कर रहे हैं। लोथल को क्यों डेवलप कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारा सबसे पुराना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पॉइंट था, यहीं से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और सबसे बड़ा इकोनॉमिक हब गुजरात में ही हम देखते थे पहले भी और अब भी देखेंगे। और गुजरात के में जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करने आएगा, जब हम उसे लोथल दिखाएंगे तो वो जानेगा कि हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है। हम सांस्कृतिक विरासत को कहीं भी पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। और बाकी एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाह रहा था, चलो मुझे याद आएगा तो बताऊंगा। हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए रोड मैप है, वो तो हम जानते ही हैं, वो तो हम सबसे कर ही रहे हैं। मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एंड पोर्ट, यहाँ फिर इनसे बात करिए कि देखो हम ये पूरा रास्ता बनाएंगे, इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी इंश्योर करना कि जहाज को कोई दिक्कत ना हो, ना तुम्हारा ना हमारा। पोर्ट्स पर डेवलपमेंट का काम करो और सिक्योरिटी इंश्योर करो। साथ ही एमओयू बायोलेटरल कॉर्पोरेशन और एग्रीकल्चर पर भी बात हुई है, जैसे हमारे फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी टेक्नोलॉजी सिखाई जाए कि पैदावार बढ़े विदाउट एनी केमिकल्स। मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी और एसोसिएशन ऑफ इटालियन सी फूड कंपनीज के बीच में भी एसोसिएशन करा दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा समुद्री उत्पाद यूरोप में बिक सके। आयुर्वेद को लेकर के एमओयू हुआ है, आयुर्वेद को लेकर के याद करो, जब यूके गए थे प्रधानमंत्री तब भी आयुर्वेद को लेकर के कॉपरेशन हुआ था। और मैंने वीडियोस में लगातार बताया है कि योग के बाद अब मोदी जी आयुर्वेद को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। IITM पुणे CMCC इटली के बीच हुआ है कि हम छात्रों को आदान प्रदान करेंगे, नॉलेज साइंस और टेक्नोलॉजी में हुआ है, ठीक है। और ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड अब्दुस सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स इटली में कॉरपोरेशन हुआ है, ठीक है। ये अच्छी अच्छी बातें हैं। देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, इटली की जो इकोनॉमी है, इट इज़ थर्ड लार्जेस्ट नेशनल इकोनॉमी इन द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में तीसरी सबसे बड़ी है और 8th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय GDP। और PPP के हिसाब से 12वीं सबसे बड़ी है दुनिया में। चलो ठीक है। द कंट्री, अब लाइन सुनना, द कंट्री हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन यूरोप। पूरे यूरोप में सेकेंड लार्जेस्ट है एंड 7th लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, दुनिया में 7वें नंबर पर आती है, ठीक है। बाकी भारत के साथ व्यापार करने के मामले में 4थे नंबर पर है यूरोप में। उसके अलावा बनाती क्या है? बनाती तो सब है, बड़े से बड़े जहाज को लेकर के, उससे लेकर के छोटी से छोटी मशीन्स बनाती है, छोटे से छोटे वाहन भी बनाती है, बड़े वाहन भी बनाती है, दवाइयाँ बनाती है, फर्नीचर बनाती है, फूड और क्लोथिंग में भी काम करती है इटली की कंपनीज। अगर हम अपने यहाँ जो फर्नीचर बनाने वाले हैं उनको टेक्नोलॉजी दे दें, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जैसे आम का अचार बनाने वाले, पापड़ बनाने वाले, दूध की पैकिंग करने वाले, इनको हम अच्छी टेक्नोलॉजी दे दें, मशीन्स दे दें, घर घर मशीन्स पहुँचा दें। और दवाई तो खैर हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज ही बनाएंगी। व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स में अगर हम इनोवेशन लेकर के आ जाएं तो बड़े स्तर पर हम क्रांति या बदलाव लेकर के आ सकते हैं। हाँ, पॉइंट याद आ गया जो मैं आपको बताने वाला था। देखो ध्यान से सुनना, वो पॉइंट इसलिए मैंने खोला था। अब देखो, इटली हैज अ स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव सेक्टर with the largest share of the population 4.5% employed by a cooperative in the European Union। ये है इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे ऐसी कौन सी नई बात लेकर के आ गए? अब ध्यान से याद करो एक बात, अमित शाह जी होम मिनिस्टर तो हैं ही, कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं। ये कोऑपरेटिव या सहकारिता मंत्रालय क्या होता है? एक तो होती है सरकारी कोई यूनिट, मैंने कह दिया कि ये इंडस्ट्री सरकारी है, सरकार चलाती है, रेलवे है, सरकार चलाती है। एक हो गई प्राइवेट, अंबानी चलाते हैं साहब, इसे अडानी चलाते हैं या टाटा चलाते हैं, कोई और चलाता है। एक होती है कोऑपरेटिव, जो ना सरकारी है ना प्राइवेट है और ना कोई एक जना उसका मालिक है, उसके 10 जने मिलकर के चलाते हैं, उसे ट्रस्ट बना रखा है, सब मिलकर चलाते हैं और मिलकर मुनाफा रखते हैं, उसे कोऑपरेटिव मॉडल कहते हैं। जैसे अमूल, लिज्जत पापड़, मान लो एक कॉलोनी में 20 घर हैं और ये 20 के 20 घर वाले तय कर लें कि यार हम 5-5 लाख रुपए देने को तैयार हैं सब जने,
सबने 5-5 लाख रुपए दिए, 1 करोड़ रुपया हो गया। और उस 1 करोड़ रुपए से उन्होंने एक बड़ा सा फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोल दिया कि भाई बड़े स्तर पर हम जो है पापड़ बनाएंगे। और सब लोग मिलकर के प्लांट लगवा दिए। अब तय ये हुआ कि यार प्लांट तो लग गया है, लेकिन इसमें बड़े बड़े जो डिसीजंस लेने हैं कि कितने कारीगर रखेंगे, उनकी क्या तनख्वाह होगी, कैसे क्या पूरा जो डिसीजंस होते हैं वो हम सब तो मिलके ले नहीं सकते। तो सब लोग मिलकर के अपने में से 5 लोग सेलेक्ट कर देंगे या 10 लोग सेलेक्ट कर देंगे कि ये 10 लोग हमारे ट्रस्ट के मेंबर हैं, ये जो फैसला लेंगे वही फैसला मान्य होगा। जो भी उसमें से मुनाफा आ रहा है वो सभी में बराबर बढ़ जाएगा, कभी घाटा हो रहा है तो सब झेलेंगे बराबर। इसे कॉपरेटिव मॉडल कहते हैं। अमित शाह जी अभी अभी भारत टैक्सी लॉन्च किए हैं। भारत टैक्सी का मतलब होता है आप भारत टैक्सी पर, जैसे ओला उबर होती है, तो ओला उबर पर कोई ड्राइवर अपने आप को रजिस्टर कर लेता है, कोई राइड करता है, उस राइड में उसको 100 रुपये मिलते हैं, तो 100 में से 30 रुपये चले जाते हैं ओला कंपनी के पास। भारत टैक्सी में अगर उसे 100 रुपये मिल रहे हैं तो 100 के 100 उसके पास ही रहते हैं। उसमें कुछ नॉर्म्स अभी ऐसे हैं कि शुरुआत के 3 साल तक उसका एक परसेंटेज कट के बैंक में जमा होता रहेगा, जो उसे बाद में मिलेगा, वो अलग उसके नॉर्म्स में, उसमें पढ़ना नहीं चाह रहा। तो भारत टैक्सी क्या है, इसका कोई एक मालिक नहीं है। जो जो इसमें रजिस्टर्ड है, जिसने उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा लगा दिया है, वो सब के सब मालिक हैं। इनका एक पूरा ट्रस्ट बनेगा, एक बोर्ड बनेगा, वो जो फैसला लेगा वो सब मानेंगे। ये कॉपरेटिव मॉडल है। और इस देश में जितने भी लोग भारत टैक्सी चला रहे होंगे, सब के सब किसके अंडर आ रहे होंगे? अमित शाह जी के कॉपरेटिव मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ रहे होंगे। आने वाले समय में यही मॉडल हर जगह लागू होगा। आपको टैक्सी चाहिए, कॉपरेटिव टैक्सी बुला ली। दूध चाहिए, कॉपरेटिव मॉडल। आपको प्लम्बर चाहिए, डाउनलोड किया, प्लम्बर आ गया। आपको मिस्त्री चाहिए, मिस्त्री आ गया। बिजली वाला चाहिए, बिजली वाला आ गया। पेंटर चाहिए, पेंटर आ गया। ठीक है, आपको कंप्यूटर ठीक करने वाला चाहिए, कंप्यूटर ठीक करने वाला आ गया। यानी कि आने वाले समय में देश की 80 करोड़ जनसंख्या कॉपरेटिव मॉडल के तहत सरकार से नहीं जुड़ेगी, मतलब सरकार से तो जुड़ेगी, डायरेक्टली अमित शाह से जुड़ जाएगी। जब इन लोगों को मुनाफा हो रहा होगा, पैसे कमा रहे होंगे, तो ये किसको धन्यवाद दे रहे होंगे? अमित शाह को। हमारे देश में आज भी 8 लाख रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जिसमें से 7 लाख से भी ज़्यादा वर्किंग हैं, काम कर रही हैं। आने वाले समय में ये 30 लाख तक जाएंगी। और इटली इस चीज़ में नंबर 1 है। पूरे EU में इटली के लोगों का 4.5% का योगदान है। तो जब हम ये छोटी छोटी मशीन्स यहाँ लेकर के आएंगे, लोगों को बांटेंगे, तो कॉपरेटिव मॉडल भी बांटेंगे, कॉपरेटिव मॉडल भी तैयार करेंगे। यानी कि हमारी इकोनॉमी में एक बड़ा सेक्टर बनने वाला है, इनोवेट होने वाला है वाया इटली। इसलिए आपका ध्यान रहा उन पे, फोटोज़ पे, और वहाँ काम हुआ ये। तो इटली में आज जो डील्स हुई हैं वो आपको आज नहीं दिखाई देंगी, 5 साल रुक जाओ, पता चल जाएगा इटली के साथ हुआ क्या था। मैंने वीडियो बहुत लंबा खींच दिया, मैं जानता हूँ कुछ लोग बोर हो गए होंगे, लेकिन बोर होने वाली बात नहीं है, आप समझने वाली बात है यार, समझना ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं मिलूँगा अगले वीडियो में, मैं खुद थक गया। बाकी आप याद रखना, जो हमारी जीके की बुक है मैं आपको दिखा देता हूँ। इस जीके की बुक को अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं अच्छे डिस्काउंट के साथ, तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में पिन किया है, आप इसे ले सकते हैं। और अगर आप इसे लेते हैं और कोई बातचीत करना चाहते हैं तो उसके साथ एक फ़ोटो हमें मेल कर देना इसी चैनल के मेल आईडी पे, और अपना फ़ोन नंबर दे देना, हम 1-to-1 बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।